नमस्ते, हेलो एवरीवन। मैं हूं अपर्णा और आप हैं मेरे साथ अपनी बात में। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, झुकी झुकी सी नज़र बेकरार है कि नहीं। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, कौन नहीं जानता इन अमर गज़लों के बारे में। गज़ल सम्राट जगजीत सिंह जी की मखमली सुकून से भरी हुई ठहराव वाली आवाज़ का जादू किसे नहीं पता। पर राजस्थान के श्री गंगानगर से मुंबई तक का सफ़र कैसे तय किया, एक सिख बच्चा कैसे गज़ल की दुनिया का सम्राट बना और अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचा, इसका बहुत ही अद्भुत और विस्तार से वर्णन किया है हाल ही में प्रकाशित बुक कहाँ तुम चले गए। आज मैं जिनसे मुलाकात करने वाली हूँ, जिनसे मेरी बातचीत होने वाली है, वो इसी बुक के लेखक हैं राजेश बादल जी। जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, संपादक, फिल्म निर्माता और भारतीय टेलीविज़न पत्रकारिता की पहली पीढ़ी के पत्रकारों में से एक हैं राजेश बादल जी। 45 सालों पहले जर्नलिज्म का सफ़र शुरू हुआ। प्रिंट मीडिया से शुभ भारत, दैनिक जागरण, यूएनआई, पीटीआई, नई दुनिया, नवभारत टाइम्स से आगे बढ़ा और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत ही व्यापक पहचान। न्यूज़ चैनल आज तक के संपादक और राज्यसभा टीवी के संस्थापक, संपादक और कार्यकारी निर्देशक रहे। राष्ट्रीय राजेंद्र माथुर सम्मान, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता पुरस्कार के साथ अनेक सम्मान उन्हें प्राप्त हो चुके। आज फिल्म निर्माण और डिजिटल माध्यम के नए नए अवतारों के साथ बहुत सी क्रिएटिव गतिविधियां जारी हैं आपकी। राजेश बादल जी एक ऐसी शख्सियत हैं कि उनके साहित्य, पत्रकारिता, मीडिया में योगदान के बारे में बात करने के लिए उनसे अलग ही समय लेना बेहतर होगा। पर अभी जानते हैं उनकी हाल ही में प्रकाशित हुई बुक कहाँ तुम चले गए, दास्ताने जगजीत सिंह के बारे में। नमस्ते राजेश जी, स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतनी व्यस्तता के बाद आपने जो समय निकाला बातचीत करने के लिए। जी धन्यवाद अपर्णा जी। आपने मुझे अवसर दिया कि मैं आज आपके साथ कुछ बात कर सकूं और कुछ अपने अनुभव जो किताब के बारे में है वो अ, जी, आपको बता सकूं। तब और कैसे ये विचार आया आपको जगजीत सिंह जी की प्रामाणिक जीवन के बारे में बुक लिखने का? देखिए अपर्णा जी, जगजीत सिंह के दीवाने तो हम सब लोग अपने कॉलेज के ज़माने में हो गए थे और जब हमें लगा कि संगीत हमारे साथ कहीं न कहीं हमारे अपनी पर्सनैलिटी के साथ, अपने व्यक्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम लोग उन जगजीत के साथ जुड़ गए थे। जी, और मुझे लगता है शायद ये 40-42 साल पहले की बात होगी। मैं आकाशवाणी में अनाउंसर था, तो तब हमारा या मेरा आप कहें कि जगजीत से रिश्ता बना था। इसके बाद उनसे मुलाकातें होती रहीं और बहुत सारी बातें होती रहीं और चूँकि जब मैं पार्लियामेंट के चैनल राज्यसभा टेलीविज़न का मुख्य संपादक था, तो मैं एक सीरीज़ श्रृंखला करता था, जिसमें जगजीत जी की बायोपिक मैंने बनाई थी जी, 5 घंटे की। 1-1 घंटे की 5 फ़िल्में थी। जी, जब मैं जगजीत साहब पर रिसर्च कर रहा था, तब मैंने ये पाया कि जगजीत इतना बड़ा कलाकार है, जितना लोकप्रिय भारत में, उससे कहीं ज़्यादा विदेशों में। लेकिन उनकी कोई प्रामाणिक जीवनी मुझे नहीं मिली। जैसे किसी का सफ़रनामा होता है, तो उसके निकट के लोग उसके बारे में सच बताते हैं, उसके अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं या वो खुद आदमी अपने बारे में बताता है। तो ऐसा कोई एक एक जगह संकलित बायोग्राफी मुझे ज़िंदगीनामा उनका नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि ये तो हिंदुस्तान के करोड़ों संगीत प्रेमियों के साथ अन्याय है और कम से कम आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियाँ इस बात को जानें कि हम्म, कोई जगजीत जगजीत बनता कैसे है? कोई यूं ही जगजीत नहीं बन जाता। जी, एक रात में जगजीत नहीं बन जाता या एक साल में जगजीत नहीं बन जाता। उसके पीछे लंबा संघर्ष, त्याग और तपस्या और समर्पण होता है। बिल्कुल, तो बस यही एक मंशा थी कि जगजीत के चाहने वालों के लिए जी, उनका एक प्रामाणिक ज़िंदगीनामा लाऊँ
और मुझे जी बहुत खुशी है ये बताते हुए कि देश में ही नहीं विदेशों में भी जगजीत के चाहने वालों ने इस किताब को बहुत ही संजीदगी के साथ पसंद किया है। कहाँ तुम चले गए, ये जो आपका शीर्षक है, बहुत ही फेमस और बहुत ही दिल और दिमाग को छू जाने वाली गजल है जगजीत सिंह जी की। तो कैसे आपको अचानक लगा इसका शीर्षक ऐसा होना चाहिए, कब ये चुनने का आपको, इसके पीछे कोई खास वजह है? देखिए, किताब तो मैं लिख चुका था और जैसे कि आपने कहा कि उसके टाइटल या शीर्षक का चुनाव करना बाकी था। लेकिन ले बार-बार हम लोगों को ये लगता है कि देखो जगजीत के वो हमारे बीच से गए भौतिक रूप से, दैहिक रूप से करीब-करीब 10 बरस होने को आए। जी लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो हमारे बीच से गए। घूम-घूम कर हम उनकी गज़लें फिर सुनते हैं बिल्कुल। और आज की नहीं, ताज़ा नहीं, बहुत पुरानी गज़लें हम सुनते हैं। हम 60 के दशक की गज़लें सुनते हैं, 70 के दशक की गज़लें सुनते हैं और जिन गज़लों को गाकर हम या गुनगुनाते हुए हम एक तरह से जवान हुए और अपनी जवानी हमने बिताई। जी तो ऐसा लगता था कि एक वो जगजीत है जो हमारे भीतर अभी भी धड़क रहा है, हमारे भीतर साँस ले रहा है, लेकिन भौतिक रूप से हम उसको देख नहीं पा रहे। तो एक कसक भी होती थी, एक मन कचोटता था कि जिस जगजीत से मैं वर्षों तक कई कभी-कभी मिलने पर बात भी करता था। जी करोड़ों लोग तमाम ऑडिटोरियम में उनके शो देखते थे, लाइव शो देखते थे। तो वो एक नहीं महसूस होता था और उन्होंने एक गज़ल भी गाई है अगर आपको याद होगा, दिल में लगाकर ठेस कहाँ तुम चले गए, जी हैं? जी जी तो वो बड़ी मशहूर गज़ल है उनकी बिल्कुल। और हालाँकि वो हम आगे कहानी सुनाएँगे। ये जी उन्होंने अपने बेटे विवेक के जी असामयिक निधन पर उन्होंने उसके बाद जो एक पब्लिक जी परफ़ॉर्मेंस किया था, जी तब उसमें उन्होंने गाई थी और उनके जीवन का जो आखिरी कंसर्ट था, देहरादून में, जी उसमें भी करीब-करीब 6 मिनट तक वो यही गज़ल यही लाइन दोहराते रहे कहाँ तुम चले गए। तो जी मुझे लगा कि विवेक के प्रति उनका जी ये एक बिल्कुल। भावुक सा सवाल था, जी जी तो इसलिए मैंने इसको शीर्षक के तौर पर रखने का फैसला किया। जी। और इस बुक में आपके बहुत ही दुर्लभ फोटोज हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत पुराने, जो कि बहुत मुश्किल से मिल सकते हैं, बहुत शोध से ही मिल सकते हैं, जैसे कि श्री गंगानगर वाला उनका घर, उनके माता पिता के साथ उनके बचपन के फोटोज, उनके भाई के साथ, और बहुत से, जैसे कि उनके स्कूल के, पुराने स्कूलों के फोटोज, उनके कॉलेज के फोटोज। तो ये इसके लिए तो बहुत शोध चाहिए, बहुत शोध के बाद ही इतने सब कुछ कलेक्शन हो सकता है। जी। मैं आपको बताऊँ इसमें मुझे कई साल लगे और दरअसल जब किताब लिखने का विचार आया, तब मैं ये नहीं चाहता था कि कोई भी एक आम किताब की तरह लोग इसको पढ़ें और भूल जाएँ। मैं ये चाहता था कि इतनी प्रामाणिक हो कि हर पन्ने पर उसकी सच्चाई का सबूत छपा हुआ हो। तो मैं ये भी चाहता था कि जगजीत का रिश्ता जहाँ-जहाँ रहा है, जी। जितने लोग उनकी ज़िंदगी में आए हैं, हम्म। उन सब के साथ मैं संवाद करूँ, उनके साथ में बात करूँ, वहाँ जाऊँ और उनसे मिलूँ और उनके बारे में जानूँ। तो वो एक सच्चाई जानने का एक सबसे बेहतर साधन होता है। तो जहाँ श्रीगंगानगर में उनका जन्म हुआ, मैं खुद वहाँ गया। उसके बाद जालंधर में उनकी पढ़ाई हुई, मैं जी। खुद वहाँ गया। उसके बाद लुधियाना गया, जहाँ उनका परिवार आकर बसा था। अच्छा। कुरुक्षेत्र गया, जहाँ उनकी पढ़ाई हुई थी। तो इस तरह से और उनके साथ में उनके दोस्त, उनके परिवार के लोग, उनके छोटे भाई करतार सिंह साहब, जयपुर में उनके बड़े भाई जसवंत सिंह साहब रहते हैं, वो जी उनकी श्रीमती जी चित्रा सिंह जी जी और तमाम उनके जो मित्र, संपर्क जो लोग थे, सबसे मैं मिला और सबसे मैंने उनके बारे में जानने की कोशिश की। फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से जानने की बात जी की। जी सुभाष घई उसमें एक हैं, जी जावेद अख्तर साहब उसमें जी से एक हैं। तो ऐसे लोग भी उसमें शामिल हैं, जो उनके साथ ज़िंदगी के सफ़र में कहीं न कहीं साथ खड़े हुए थे। जी जी। और यही यही जो आपकी शोध है,
आपने इतने डिटेल में ये सब लिखा है, उसकी सारी बारीकियां इस किताब में देखने को मिलती हैं। और मुझे लगता है कि जगजीत सिंह जी का जो व्यक्तित्व था, बहुत ही आत्मविश्वास और साहस से भरा हुआ था। देखा जाए तो मखमली आवाज एक तरफ, और दूसरी तरफ इतना आत्मविश्वास, सेंस ऑफ ह्यूमर, बिल्कुल अलग ही तरह की पर्सनालिटी। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपकी तो बहुत सारी बातें हुई होंगी उनसे, बहुत करीब से जानने समझने का मौका मिला होगा उनको। अपर्णा जी, हम देखते हैं कि जिंदगी में कई बार हमें कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में, पेशेवर जिंदगी में बहुत ऊंचाई हासिल करते हैं, बड़े हो जाते हैं। और जब वो बड़े हो जाते हैं तो हमने ये देखा है कि उनका व्यवहार बदल जाता है, लोगों से बात करने का नजरिया बदल जाता है। जी। मैं कह सकता हूँ अपर्णा कि जगजीत के साथ ऐसा नहीं था। अच्छा। जगजीत जितने भी जैसे जैसे शिखर पे जाते गए, जी। और वर्षों से वो शिखर पर ही थे। जी। किसी भी आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो शिखर पे पहुंचे, टॉप पर पहुंचे, जी। जी। लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है कि वो शिखर पे बना रहे। बना और रहे, बिल्कुल जगजीत सही बात। अपने इसी उन्होंने अपने भीतर के सहज इंसान को, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को, अपनी संवेदनाओं को जगा के रखा था। जी हाँ। इसलिए वो इतने वर्षों तक शिखर पे रहे और उनका स्थान कोई ले ना सका। आपने उनको देवदूत की संज्ञा भी दी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जगजीत ने में जो एक रूहानियत थी, जी। जो एक एक सूफी अंदाज था उनका, वो उनको फरिश्ता या देवदूत जो मैंने कहा है, जी। वो कैसे बनाता है। आज हम देखते हैं कि अगर आप अपने परिवार वालों से, सगे लोगों से आप 5,000 रुपया मांग के दीजिए, देखिए 5-10 हजार रुपया मांग के देखिए कि मुझे जो है संकट है, अचानक कोई क्राइसिस आई है, मुझे जी। आप 5-10 हजार रुपए दे दीजिए, मैं वापस कर दूंगा। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि आपके वो सगे लोग आपको मना कर देंगे। जगजीत इन सबसे बहुत ऊपर था। और जी। जगजीत अपने साजिंदों के साथ और जितने भी उसके परिचय के दायरे में थे, सब उनको बहुत प्यार करते थे और जगजीत उनको प्यार करते थे। तो उनकी समस्याओं का जो उनके पास जानकारी रहती थी, वो क्या करते थे कि एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि एक कोई सज्जन आए, वो अपना शो करना चाहते थे क्योंकि उनको अपनी बेटी की शादी करनी थी। वो आए, बोले सर जगजीत सर आपका शो हो जाएगा, तो ऐसा। तो उन्होंने पूछा भाई क्या बात है? बोले मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, तो 4 पैसे बच जाएंगे और मैं आपका शो भी हो जाएगा, आपकी जो फीस होगी वो सब दे दूंगा मैं प्रोफेशनली, जितना भी बनता है आपका। हम्म। जगजीत गए अंदर, अंदर से एक मिठाई का डिब्बा लाए और बोले आपकी बेटी की शादी तय हुई है, ये मेरे तरफ से तोहफा है और आप तय करिए, फिर हम देखते हैं। जब वो आदमी अपने घर पहुंचा तो उसमें 2 लाख रुपए थे। जगजीत जिसके मार्फत वो आया था, फिर जगजीत ने उससे कहा कि देखो ये आदमी मुझे बुलाता तो इसको हम्म। इतना फायदा नहीं होता, इसकी बेटी की शादी भी अटक जाती और शो हम्म। इसकी हंसी भी होती। तो इतना कोई सोचता है? एक और सज्जन है, मुंबई में रहते हैं, एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं जसबीर सिंह साहब। वो बताते हैं कि महीने में 1 या 2 बार जगजीत साहब उनको फोन करते थे, भाई जसबीर क्या कर रहा है तू? तो कहा, कुछ नहीं जी। बोलो पाजी। तो बोले आप आ जाओ, हम्म। कहीं घूमने चलते हैं। तो वो लंबे समय तक वो जाते थे और जगजीत के सामने एक लिस्ट होती थी, एक हम्म। बड़ा बैग होता था हम्म। जिसमें ढेर लिफाफे होते थे। किसी अच्छा। में 25,000, किसी में 50,000 रुपया, किसी में लाख रुपए, किसी में 2 लाख रुपए होते थे। और वो हर उस जरूरतमंद को बांटते थे, दे के आते थे। और ये महीनों तक सिलसिला, शायद सालों तक चला, हर महीने में 2 बार। और दे के आते थे कि भाई तेरी मदद हो जाए। ऐसा आप सपने में भी सोच सकते हैं क्या? सपने में मैंने तो कभी नहीं सुना। और इसीलिए मैं उनको कहता हूं कि जगजीत वास्तव में जग को जीत के चला गया। बिल्कुल सच में, सच सच कहा है आपने, सच में देवदूत ही थे। कोई देवदूत ही इस तरह की चीजें कर सकता है आज के जमाने में। इस किताब में आपने कि बहुत से कुछ इस तरह के संवाद हैं जो बिल्कुल हृदय को तक जाते हैं, और कई बार तो एकदम रो पड़ता है हृदय। जैसे कि उनके माता पिता के साथ उन आपस में उनका संवाद, जब उनके केश निकाले, उन्होंने केश निकालने का निर्णय लिया। इसके बाद उनके भाई के साथ उनका संवाद। आप ठीक कह रही हैं।
जब मैं इस किताब को लिख रहा था, तब लिखते बार भी कई प्रसंग ऐसे आए जिनको लिखते समय मेरा दिल भर आया। जी और मैं कह सकता हूँ कि जैसे आपने उनकी आवाज में जो गहराई और एक ठोस भावुक अंदाज की जो बात कही है, उसके पीछे कारण ये है कि दरअसल जगजीत सिंह के पिता नामधारी सिख थे जी और वो जगजीत को संगीत का जानकार खुद बनाना चाहते थे, गायक भी बनाना चाहते थे, लेकिन वो गायक ऐसा नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में गाए या गजलें गाए, जी जी महफिलों में गाए। वो चाहते थे कि वो सच्चे सिख हैं, तो गुरुद्वारे में शबद है, गुरबानी है, कीर्तन है, इन सबको वो अपने गले से उसको स्वर दें। जी और इस लगातार इसलिए उनका अच्छा रियाज हुआ, अच्छी पढ़ाई हुई, अच्छे गुरु मिले और इस वजह से उनकी आवाज में जो एक उम्र कम थी, लेकिन जो ठहराव और एक शास्त्रीय संगीत की जो जानकारी और समझ थी, जी वो लोगों को आकर्षित करती थी। जी तो होता ये था कि जब वो सिख के नाते थे, लेकिन जब जब देखा उन्होंने कि अगर मुझे गजल की दुनिया में या फिल्मी दुनिया में मुझे आगे जाना है, तो फिर घर छोड़ना पड़ेगा। जी तो वो जो है गए, बिना बताए घर से भागे, एक बार नहीं 2 बार गए और अच्छा जब उन्हें अवसर मिला है, जो पहला रिकॉर्ड आया, जी तो एचएमवी वालों ने कहा कि भाई देखिए मुंबई में किसी एक सिख युवक को, नौजवान को जी गजल गाते लोग स्वीकार नहीं करते। तो उस जमाने में, उस दौर में बात भी सही थी। जी अपने आप से लड़ते रहे। सोचिए कि जिस धर्म की पहचान लेकर के वो मुंबई तक पहुंच गए थे, जी जी लेकिन उस धर्म के प्रतीक स्वरूप जो कि भाई धर्म त्यागने की कोई बात नहीं कर रहा था, हम्म। लेकिन जो प्रतीक हैं, केश हैं, जी पगड़ी है, दाढ़ी है, जी वो अलग करने की बात हो रही थी। तो पहले तो वो जगजीत अपने आप से लड़ते रहे और जी उसके बाद जब उन्होंने फैसला किया कि नहीं, अगर मुझे बंबई में रहना है, तो फिर मुझे प्रोफेशनल पारी खेलनी है, तो मुझे वही करना होगा जो यहाँ टिके रहने के लिए आवश्यक है। वो एक हज्जाम के पास गए। अब हुआ ये अपर्णा जी के हज्जाम के पास गए तो हज्जाम इनके केश एक तो पहले ही फैसले पर वो बड़ा चौंका। जी अरे भाई तुम ये कर रहे हो, घर वालों से पूछ तो लिया है? हाँ जी क्योंकि उस दौर में मतलब कम लोग करते थे ऐसा। बिल्कुल तो जगजीत साहब ने कहा कि तुम तो कर दो, घर वाले तो बताऊंगा तो वो मानेंगे नहीं। हाँ जी उस हज्जाम ने कहा कि ये तो ठीक नहीं है, लेकिन अब जैसा तुम कहो हम जी तो जी कर जी देते हैं। और उसने जब केश काटने शुरू किए, तो जगजीत रोते जाएं, आंसू उनके जी केशों जी नीचे गिरते जाएं और वो काटता जाए। जब बाद में उस हज्जाम ने देखा कि अरे तुम तो फूट फूट के रो रहे, बोले इतना दुख था तो तुमने क्यों, मैं तो पहले ही आपसे कह रहा हाँ था, जी ऐसा जी क्यों किया? हम्म तो जगजीत ने एक ही लाइन कही कि बाबू आप नहीं समझोगे इसको, हाँ मैं जी जानता हूँ। और फिर उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि अपने माता पिता को बताएं, जो सच्चे सिख थे। जी फिर शायद उन्होंने और अपने भाई को फिर खत लिखा भाई था जो अभी भी जयपुर में रहते हैं, उनके बड़े भाई जी साहब जसवंत सिंह साहब, जी उन वो उनके पिता समान, मतलब पिता जैसा दर्जा था उनका। जी लोग एक तरह से गार्जियन भी थे वो उनके। तो उनसे कहा कि आप बताओ, अब मैंने तो ये कर दिया। 2 चिट्ठियां लिखी, लंबी कहानी है वो। लेकिन पिताजी बहुत आसानी से स्वीकार नहीं कर पाए। और जो प्रसंग आपने जिक्र किया है जी उनके माता पिता के बीच में, तो वो इस किताब का मैं समझता हूँ सबसे बेहतर प्रसंग है। उससे अच्छा प्रसंग जी शायद पूरी किताब में कोई दूसरा नहीं। जी। जी इसमें और भी बहुत मार्मिक प्रसंगों का आपने उल्लेख किया है इस किताब में। जैसे कि उनका बहुत ज्यादा विवेक, जब उनके बेटे की कार एक्सीडेंट में डेथ हुई और चित्रा जी की बेटी मोनिका, विश्वास नहीं हुआ किसी को भी, तब उनकी बेटी ने बहुत रूट तक जाकर पता किया, क्योंकि मीडिया में बहुत मनगढ़ंत बातें चल रही थी उस टाइम। जी तो ये प्रसंग भी पढ़ के बहुत ही एकदम दिल को छुआ है इसमें। देखिए उसमें एक हम लोगों के उस दौर की पत्रकारिता की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठा था। आमतौर पर होता यह है कि जब किसी अमीर पिता का बेटा, शोहरत की बुलंदियों पर जो गायक है उसका बेटा
रात को अचानक 1 बजे 1:30 बजे जब उसकी मौत हो जाए किसी दुर्घटना में, तो लोग यही कहते हैं कि यार अमीर बाप का बेटा है, जी। शराब पिए हुए होगा, हम्म। माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया, इस वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा नहीं था। हम्म। तो जब ये हुआ तो अगले दिन अखबार वालों ने जगजीत की आलोचना करते हुए बहुत छापा। परिवार वालों को बड़ा दुख हुआ। मोनिका ने जो साल भर तक, उसका अपना बच्चा 1 साल का था, तो अच्छा। उसको प्ले रूम में, जो जिसको कहते हैं झूला घर में डाला, जी जी। और वो बेचारी भटकती रहती थी कि जब ऐसा था नहीं, जी। तब उसने जो है पता लगाया, मुंबई नगर निगम का रिकॉर्ड देखा, आसपास के लोगों से बात की, उस रात का रिकॉर्ड पूरा, जो ड्यूटी पर थे उनसे बात की, कई महीनों तक उसने इन्वेस्टिगेशन किया, और तब सच्चाई ये पाई कि जो विवेक था उसने ना हम्म। तो शराब पी थी, जी। वहां पर बंबई नगर पालिका, नगर जो एमसीडी है, उसकी एक जो सड़क के डिवाइडर के बीच में जो बिजली के खंभे लगे होते हैं, उसकी लाइट खराब हो गई थी, अच्छा। और वो लाइट जी। वो ठीक करने के लिए बिजली वालों ने रात को 12 बजे वो जो गाड़ी होती है उनकी क्रेन जैसी, हम्म। वो वहीं छोड़ दी थी, और लाइट नहीं थी तो वो अंधेरे में थी। इनके एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए ये तुरंत अस्पताल जा रहे थे, भाग रहे थे, तो स्पीड तेज थी, और जब एकदम अंधेरे में अचानक जब तक क्रेन आई सामने दिखी, तब तक ये बचा ना सकी, और उस तरह से एक्सीडेंट हो गया था। जी। अब बहुत सारे लोग यकीन नहीं करते अपर्णा जी, मैंने भी इसलिए इसमें जिक्र नहीं किया कि जी। मैं अगर यकीन करूं भी तो भी कई लोगों को लगेगा कि मैं कहीं कोई अंधविश्वास तो नहीं फैला जी। रहा जी। हूं, लेकिन मोनिका ने ऐसा कहते हैं कि कुछ स्पिरिचुअल पावर का अध्ययन किया था, अच्छा। और आत्माओं से संवाद का उसका कुछ सिलसिला था, ऐसा कहते हैं। हम्म। लेकिन मैंने उसका जिक्र नहीं किया है किताब जी। में। जी। उसमें विवेक से उसका संवाद हुआ था, और विवेक ने कहा कि देखो, मैं ऐसे ऐसे हुआ था, और इस तरह से मेरी मौत हुई थी। हम्म। लेकिन वही बात थी जो मोनिका ने भी अपनी जांच में पाई, और बाद में उसने फिर कहीं किसी इंटरव्यू में कहा था कि देखो, पत्रकारों ने ये ठीक नहीं किया, न्याय नहीं किया, और जी। जब ये बात तय हो गई कि शराब नहीं पिए था, उसकी जी। गलती नहीं थी, गलती एमसीडी की थी, तो पत्रकारों ने एक शब्द नहीं छापा। ये एक जी। बहुत। गैर जिम्मेदारी वाली पत्रकारिता है। जी। जगजीत सिंह जी की एक डिजिटल सीडी, शायद पहली ही सीडी थी वो 1987 में आई थी, और एल्बम था बियॉन्ड टाइम। जगजीत सिंह जी को बहुत ज्यादा नए नए इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपेरिमेंट करने का शौक था, बहुत लगाव था। आप ठीक कह रही हैं। ये जो डिजिटल एल्बम था, ये ऐसा एल्बम था, एल्बम तो उनके बहुत सारे आए थे और बहुत पहले से आने लगे थे, लेकिन इस एल्बम की जो रिकॉर्डिंग है लंदन में हुई थी, और उसमें खास बात ये थी कि चूंकि ये उनके साथ था कि वो पश्चिमी वाद्य यंत्र बहुत इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन इस एल्बम में उन्होंने भारत से अपने वाद्य यंत्र ले भी गए थे, कुछ पश्चिमी वाद्य यंत्र भी इस्तेमाल किए थे, जी। और वहां तब रिकॉर्डिंग हुई। तो वहां कुछ लोगों ने कहा भी कि सब भारी भरकम इंस्ट्रूमेंट्स की क्या आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ना, संगीत का जो मेलोडी है, जो जादू है, वो आप नहीं समझेंगे। और उसके हम्म। बाद उन्होंने वो एल्बम जारी किया, और बियॉन्ड टाइम मुझे याद है कि 89 90 में आया था, जब गुलजार साहब ने मिर्जा गालिब सीरियल जो आया था उनका, उसी समय की बात है। और उस एल्बम को रात रात भर आप सुन सकते थे। उसकी तो एक एक गजल ऐसी थी कि मैं क्या बताऊं, अपनी आग को जिंदा रखना कितना मुश्किल है, जी। पत्थर बीच आईना रखना कितना मुश्किल है, तो और भी बहुत तमाम सारी गजलें थी। तो ये बहुत लोकप्रिय हुआ था। और जगजीत जो बात अक्सर कहा करते थे कि देखिए, वो एक ऐसा उदाहरण देते थे जिस अकाट्य उदाहरण था, जब उन पर लोग आरोप लगाते थे कि आप भारत की जो गजल है जी। वो तो सारंगी, हारमोनियम, तबला या ढोलक, या जो और इंस्ट्रूमेंट है, सितार, या जो भारतीय वाद्य यंत्रों के साथ में गाई जाती है, आप पश्चिमी वाद्यों का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये 1960 में होता था, लेकिन 2000 के हिंदुस्तान में अगर मैं इस गजल को नई पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहता हूं, हम्म। तो कैसे पहुंचाऊंगा। जाहिर हम्म। सी बात है, वो जो नई पीढ़ियों को जो इंस्ट्रूमेंट्स पसंद आते हैं, मैं जी। उन्हीं का इस्तेमाल तो करूंगा। दूसरी बात ये कि मैं इसमें क्लासिकल म्यूजिक ही तो निकालता हूँ, पॉप म्यूजिक तो निकालता नहीं हूँ गजलों के साथ। हम्म।
तो जो शास्त्रीय रागदारी है हमारी भारत की, भारतीय संगीत की, सारेगामापा, तो वही तो निकालता हूँ। तीसरी बात उन्होंने कही कि देखिए नई नस्लों को, नई पीढ़ियों को के बीच में अगर गजल को लोकप्रिय बनाना है तो ये जी ठीक वैसे ही है कि अगर आपको बच्चों के साथ, जब बच्चों को खाना खिलाना होता है, छोटे छोटे बच्चों को, तो आप किस तरह से उनको उलझाते हैं, तरह तरह के आप बहाने बनाते हैं, कभी टीवी जी दिखाते हैं, कभी कहानियां सुनाते हैं, जी तब वो बच्चों को पता ना चले और बच्चे खाना खा लेते हैं। तो बोले कि उन्होंने कहा कि अगर मैं चुटकुले सुनाता हूँ या लतीफे सुनाता हूँ या कुछ इस तरह के संगीत के प्रयोग करता हूँ, तो इसलिए ना कि हमारी नई नस्लें सीखें। देखिए कितनी आसानी जी से उन्होंने कितने गंभीर सवाल का उत्तर दिया। मैं आपको एक बात बता दूं कि 1960, अभी हम बात कर रहे थे 1960 के दशक की, तो भारत में बेगम अख्तर ने जहां गजल को छोड़ा था, तब गजल जो थी वो विशुद्ध पक्की शास्त्रीय शैली में गाई जाती थी, उसी अंदाज में गाई जाती थी और उसी दौर के वाद्य यंत्रों के साथ में थी। तो जब और इस तरह से जब बेगम अख्तर चली गई इस जी भारत से, जी तो वो स्थान खाली पड़ा था। उस स्थान को जगजीत ने भरा और अपनी गजलों के चुनाव वो खुद करते थे। और जब उन्होंने जिस तरह की गजलों का चुनाव करना शुरू किया, तो हमने देखा कि महफिल से उठकर गजल आई और भारत के घर घर में पहुंच गई, ड्राइंग रूम में पहुंच गई, बेडरूम में पहुंच गई, किचन में पहुंच गई। लोग राह चलते उनकी गजलों को गुनगुनाने लगे। जी तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है गजल की। जी और मैं तो इसको कहता हूँ कि उन्होंने बहुत बोलचाल की भाषा में जब कहता हूँ कि उन्होंने कुल्हड़ में गजल भर दी। अनफॉरगेटेबल जगजीत सिंह जी का शायद पहला सबसे ज्यादा बिक्री वाला एल्बम था। जी, आपने ठीक कहा अपर्णा जी। दरअसल अनफॉरगेटेबल जो रिकॉर्ड था, वो पहला एल्बम ऐसा था जिसमें ये एक्सक्लूसिवली जगजीत और चित्रा का था। इससे पहले 2-3 एल्बम आए थे, मगर वो सोलो थे या किसी के साथ में थे। जी तो अन आपको याद होगा अनफॉरगेटेबल में एक बड़ी मशहूर गजल थी, बात निकलेगी तो दूर तलक बदल जाएगी, जाएगी। हाँ, लोग उदासी का सबब पूछेंगे, इस जी तरह से थी। तो ये हुआ ये कि जब इन्होंने रिकॉर्डिंग करा ली उस एल्बम की, और इसके बाद ये विदेश चले गए, और जब विदेश से लौट के आए, तो आप सोचिए कि आज से करीब करीब 20 साल 22 साल ये हो गए होती, 50 साल पहले के हिंदुस्तान में उस समय उनको रॉयल्टी 6 महीने के अंदर अंदर 80,000 रुपए रॉयल्टी मिली। आप सोच लीजिए कि रिकॉर्ड कितना बिका होगा जी जिसकी रॉयल्टी ही 80,000 मिली हो। जी और तब जगजीत ने 80,000 रुपए से अपना फ्लैट खरीदा था। तो ये एक बड़ा ऐसा किस्सा है जो शायद नए लोगों के लिए बड़ी प्रेरणा का किस्सा है। मैं आपको बताऊं कि ये पहली गजल तो ये थी, अनफॉरगेटेबल की बात निकलेगी तो दूर तलक जी जाएगी, जी इसने मुझे जगजीत का दीवाना बना दिया। और दूसरी थी ये लेटेस्ट नाम का एक एल्बम आया था, जिसमें था ये कागज की कश्ती, ये जी बारिश का पानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का साथ। इस तरह तो वो था, अ, अद्भुत था। और जब आप सुनते हैं, और खास तौर पे वो लोग जो विदेशों में हैं, जी 50 और 60 की उम्र पार कर चुके हैं, जी और जिन्होंने अपने बचपन में वो हिंदुस्तान देखा है, इस गजल को सुन के वो अपने रिलेट अतीत करते की हैं। यादों में खो जी जाते हैं। और इस गजल में जो सम्मोहन है, वो वैसा किसी ने, बहुत सारे लोगों ने अपने बचपन के बारे में गजलें गाई, गीत गाए हैं, हम्म। लेकिन इसका तो आप ओहो, आप मैं बता नहीं सकता कि इसका तो कोई जोड़ ही नहीं है। सब जगह मास को तक उन्होंने गजल को पहुंचाया, गीत के साथ गजल। गजल के सम्राट इसीलिए उनको कहा गया है। जगजीत सिंह जी को तलत महमूद उनके गाने बहुत पसंद थे, या वो उसके पीछे चित्रा बड़ी जी दिलचस्प कहानी है। को पसंद थे तलत महमूद के, जी इसीलिए जी। वो। असल में चित्रा जी के साथ जब इनका पहला संपर्क हुआ, तो चित्रा जी को इनकी आवाज पसंद नहीं आई, बहुत भारी आवाज थी। जी और चित्रा जी की आवाज बहुत पतली सी थी, बारीक सी, महीन सी। तो चित्रा जी ने बताया कि मैं तो तलत महमूद, अगर कोई गजल गाता था तो मुझे, मेरी उस दौर में तो तलत महमूद को गजल सम्राट कहा जाता था। और हेमंत कुमार जैसी, मतलब बंगाली थी, तो हेमंत जी कुमार का गायन पसंद करती थी, यानी एक खास किस्म की नरमाई हो, मुलामियत हो, जी और एक बहुत ही सॉफ्ट तरीके से गायन हो, तो वो चित्रा को पसंद आता था। तो जगजीत ने फिर तलत महमूद और हेमंत कुमार के गीत गाने शुरू किए, गजलें गानी शुरू की। तब चित्रा ने पसंद कहा, सोचा, जब उनको सुना
कि नहीं, वाकई में इस कलाकार के ज्ञान में, गाने के अंदाज में जी कुछ दम है। जी और ये यूं ही मतलब कोई उस तरह का गायक नहीं है। जी जी तो इस तरह से चित्रा और जगजीत के बीच में निकटता बढ़ी। जी। जगजीत सिंह जी के चाहने वाले भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में हैं, सभी को पता है। मैं जानना चाहूंगी कि इस किताब को भारत के अलावा दूसरे जो देश हैं वो वहां अगर उनके चाहने वाले हैं तो कितने आसानी से ये किताब उनको मिल सकती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक विदेश की, जब आपने बात की कि विदेश जी में लोकप्रियता क्या थी, तो मैं एक संस्मरण सुना दूं अगर आप कहें तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, जगजीत साहब ने फिल्मों में भी एक लंबी पारी खेली और उनके एक से एक लोकप्रिय गीत हैं। प्रेम गीत के अर्थ में, साथ साथ में, आपने देखा होगा कितने खूबसूरत गीत उन्होंने दिए हैं। होठों से छू लो तुम मेरा गीत जी अमर कर दो, तो एक ये है। तो हुआ ये कि जब ये फिल्मों में इनका सिलसिला शुरू हुआ, तो एक भारत की जो पहली बोलती फिल्म है, जो संभवतः 1932 में, 1932 में शायद आई थी, आलम आरा के नाम से, आरदेशिर ईरानी ने इसको बनाया था। तो अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म के प्रिंट सारे जल गए और जी। किसी वजह से ये अब फिल्म हमारे बीच में उपलब्ध नहीं है। अच्छा। कुछ साल के बाद इस फिल्म पर एक डॉक्यूमेंट्री ड्रामा बना और उस डॉक्यू ड्रामा के लिए कैफी आजमी ने आलम आरा की कहानी एक नज्म की शक्ल में ढाली। और वो नज्म की जो सबका संगीत और गायन स्वर जो दिया, वो जगजीत सिंह ने दिया था। तो हम मान सकते हैं कि उनके जीवन की पहली फिल्मों की ये जो पारी थी वो यहाँ से शुरू होती है। जी। और दिलचस्प बात यह है अपर्णा जी कि जब मैं उन पर फिल्में बना रहा था तो मुझे हम्म। विदेशों से ही, मेरा ख्याल है यूएस से ही कहीं से फीडबैक आया कि आप आलम आरा, आपकी फिल्म की सीरीज जो चल रही है बहुत जी। अच्छी चल रही है, अगले एपिसोड में आप आलम आरा दिखा सुनाएंगे क्या? हम्म मैं चौंका, मैंने कहा आलम आरा के वक्त जगजीत सिंह जी पैदा हम्म। ही नहीं हुए थे, ये चक्कर क्या है? जी तो जी। मैंने उनसे पूछा कि भाई आलम आरा तो कहाँ से दिखाऊंगा, जब वो जगजीत जी का तो जन्म ही नहीं हुआ था उस समय, हम्म। और आलम आरा का तो प्रिंट कहीं उपलब्ध नहीं है। बोले नहीं, तब उन्होंने बताया, ये शायद अ, साउथ अफ्रीका की बात है या अमेरिका की बात है, मैं जी। भूल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने फिर मुझे वो रिकॉर्डिंग भेजी वहां से। अच्छा। हाँ, और तब मैंने अपनी फिल्म में उसको शामिल किया। और मेरा निवेदन है कि आप सबसे कि वो जरूर सुनिए, ऐसी अद्भुत सम्मोहित करने वाली नज्म है वो। जी जी। आलम आरा, दास्ताने आलम आरा के नाम से है, तो लेकिन मेरी फिल्म में है वो, 4-5 मिनट का हिस्सा है, तो वो आपको अच्छा। पसंद आएगा। अब आप जो पूछ रहे हैं कि हाँ, वास्तव में ये बात जब से ये किताब आई है, मैं मुझे कहने में कोई हिचक नहीं कि हमारे मतलब काफी बड़ी संख्या में मांग भारत हम्म। से, विदेशों में से आ रही है, जी और विदेशों के लोग इसको पढ़ना चाहते हैं। उसके दो कारण है, एक तो ये हिंदी में है, और ऐसी मान्यता है यहाँ हिंदुस्तान में बैठ के लोगों की कि शायद विदेशों में हिंदी को बहुत ज्यादा स्थान नहीं मिलता। लेकिन जिस तरीके से, जिस ढंग से इसकी मांग आ रही है, जी तो मैं यही कह सकता हूँ कि मैं आपके मार्फत निवेदन कर सकता हूँ कि हो सकता है कि अमेज़न पर या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर अभी ना मिले, तो जी कोई आप लोग ऐसा जरिया बता दें तो मैं अपने प्रकाशक महोदय से, अपने पब्लिशर से आपकी तरफ से निवेदन पहुंचा दूंगा, जी। कैसे आप चाहते हैं, और फिर वो किसी कहीं पर किसी के पास या कैसे वो किताबें, कितनी किताबें हैं, मैं भिजवा दूंगा। और मुझे लगता है कि ये बहुत पसंद आएगी आपको, बिल्कुल और बिल्कुल। जगजीत के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। जी जी बिल्कुल। बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है जगजीत सिंह जी के लिए, बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है ये किताब। और दिल और दिमाग को छू जाने वाली किताब है ये। और आपने हिंदी साहित्य के लिए और म्यूजिक के चाहने वालों के लिए, जगजीत सिंह जी के चाहने वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन किताब दी है। सदियों तक जैसे जगजीत सिंह जी को सुना जाएगा, उनकी गजलें, उनकी आवाज को याद रखा जाएगा, मुझे लगता है बिल्कुल ये किताब भी उसी की तरह है, उसी की तरह सदियों तक चलती रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए, बहुत सारे विस्तार में जगजीत सिंह जी के बारे में बताने के लिए, इस किताब के जो डिटेल्स हैं उसके बारे में बताने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक यू।
और फिर जल्दी ही मिलते हैं, क्योंकि आपसे तो आपके बारे में बहुत सारी डिटेल में बात करनी है। आपका जो पत्रकारिता मीडिया का जो पूरा सफर है उसके बारे में जानना है, तो मैं चाहूंगी आप जरूर उसके लिए भी मुझे टाइम दें, कभी समय निकालें, और फिर डिटेल में बात इस बारे में करेंगे। धन्यवाद अपर्णा जी, थैंक आपने यू राजेश। मुझे इस कार्यक्रम में अवसर दिया और तमाम वहाँ बैठे देखने वालों से जोड़ने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। और निश्चित रूप से जगजीत की फिल्में, जगजीत का गायन, जगजीत की गज़लें, जैसे कि आपने बहुत सही कहा कि दिल और दिमाग को झंझना देती हैं, तो ये किताब उनको यकीनन पसंद आएगी और अगर उनको पसंद आती है, तो मैं समझूँगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए फिर एक बार आभार। थैंक यू। अगर आप भी मेरी और राजेश बादल जी की तरह जगजीत सिंह जी के और उनकी गज़लों गीतों के चाहने वाले हैं, दीवाने हैं, तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। बहुत ही अद्भुत और सुंदर बुक है ये। मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दिए हुए हैं कि ये कैसे बुक प्राप्त हो सकती है। amazon.in, amazon.com पर जाकर भी आप इसको ले सकते हैं, और आप डायरेक्ट राजेश बादल जी को और मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, और फिर जल्दी ही मिलते हैं। नमस्ते, बाय।